अरे ओ तरंगिनी, जा यहाँ से। तेरे जैसी अभागन की परछाई भी नहीं चाहिए मुझे इस घर में। ये कहानी है मेरठ के एक छोटे से मोहल्ले की, जहाँ पुरानी ईंटों के घरों में बड़े बड़े सपने पलते थे। उस मोहल्ले में रहते थे हरिप्रसाद वर्मा, जो एक साधारण से दर्जी थे। उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी कमलेश, जिसे सब प्यार से कमली बुलाते थे, और छोटी बेटी तरंगिनी, जिसे सब तरु कहते थे। कमली की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे सावन की बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, कोमल, सच्ची और गहरी। वो कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती तो हर लफ्ज़ में वज़न होता था। तरु इसके उलट थी, तेज तर्रार और ज़िंदगी में सिर्फ ऊंचाई देखने वाली। मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती थीं, अरे कमली तो बिल्कुल उसकी माँ जैसी है। हाँ, सीधी, मेहनती, घर संभालना जानती है। हाँ यार, ऐसी बहू तो किसी किसी के नसीब में होती है। ये बातें तरु के कानों में तीर की तरह चुभती थीं। वो सोचती कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, ज़्यादा होशियार हूँ, फिर भी सब कमली की ही तारीफ करते हैं। क्यों? समय बीता और हरिप्रसाद जी ने दोनों बेटियों की शादी का फैसला किया। कमली के लिए रिश्ता आया देवाशीष का, जो गांव के पास एक छोटी सी नर्सरी चलाता था। पेड़ पौधे उगाना, उन्हें बेचना, यही उसका काम था। आमदनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मन साफ था। तरु ने ये सुना तो मुंह बिचकाकर बोली, वाह बड़ी दीदी, पेड़ पौधों वाले से शादी, अब तो जिंदगी भर मिट्टी खोदती रहोगी। हरिप्रसाद जी बोले, बेटी, देवाशीष के हाथ मेहनती हैं और दिल साफ हैं। यही 2 चीजें जिंदगी बनाती हैं। कमली ने बस इतना कहा। बाबूजी, आपने जो सोचा वही सही है। तरु के लिए रिश्ता आया प्रतीश मल्होत्रा का। शहर का बड़ा आयोजक, बड़ी गाड़ी, शानदार घर, पार्टियों में जाना आना। तरु की आंखें चमक उठी और वो बोली, देखा बाबूजी, किस्मत भी जानती है कि कौन किस लायक है। हरिप्रसाद जी ने तरु की बात का कोई जवाब नहीं दिया। दोनों बहनों की शादी हो गई। कमली देवाशीष के घर आई। घर छोटा था, आंगन में मिट्टी के गमले, एक कुआं और दूर तक फैली हरियाली। देवाशीष बोला कि कमली, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, लेकिन ये मिट्टी मेरी है, ये पसीना मेरा है, और अब तुम भी मेरी कमली हो। ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ प्यार है वहीं घर है। उधर तरु प्रतीश के शानदार घर में पहुंची। चमकती फर्श, झूमर वाली छत, महंगे पर्दे। वो मन ही मन बोली, अब ये सब मेरा है, अब कमली दीदी मुझसे नजरें नहीं मिला पाएंगी। लेकिन धीरे धीरे तरु को एहसास होने लगा कि प्रतीश सिर्फ काम में व्यस्त रहता है, घर में उसके लिए वक्त नहीं। सास विमला देवी हर बात पर नुक्ताचीनी करती अरे थी। तरंगिनी, ये खाना ठीक से नहीं बना। तुझे घर चलाना आता भी है या नहीं? तू अब इस घर की बहू है, कम से कम इसकी मर्यादा का ख्याल रख। तरु चुप रहती, लेकिन अंदर से टूटती रहती। इधर कमली की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह जल्दी उठना, नर्सरी में पौधों को पानी देना, मिट्टी में हाथ डालकर काम करना। थकान होती थी, लेकिन एक अजीब सी तसल्ली भी। एक शाम देवाशीष ने कहा, कमली, मैं सोच रहा हूँ कि नर्सरी का काम और बढ़ाएं। लोग आजकल घर के लिए पौधे खरीदना पसंद करते हैं। कमली बोली, ये बहुत अच्छी बात है, मैं पैकेजिंग और बिक्री का काम संभालूंगी। देवाशीष ने प्यार से कहा। तुम हो तो सब मुमकिन है। उन दोनों ने मिलकर काम बढ़ाया। पहले 10 ग्राहक, फिर 50, फिर सैकड़ों। होली का त्योहार आया, दोनों बहनें मायके पहुंची। तरु ने कमली का मजाक उड़ाया। और बताओ दीदी, आजकल मिट्टी में कितनी खुदाई चल रही है? कमली ने शांति से जवाब दिया। मिट्टी बहुत कुछ देती है तरु, बस उसे समझना आना चाहिए। तरु हंस थी, लेकिन उस हंसी में खोखलापन था। कुछ महीने बाद प्रतीश के कारोबार में भारी घाटा हुआ। साझेदार पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। घर का किराया, गाड़ी की किस्त, सब बकाया हो गया। विमला देवी का लहजा बदल गया। अरे ओ तरंगिनी, तेरे मायके से कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेती? तेरे बाप को बोल कि अपने दामाद की थोड़ी मदद करे। तरु ने धीरे से कहा, मां जी, मेरे पिता तो एक साधारण दर्जी हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। विमला देवी गुस्से में बोली, हमने तुझसे प्रतीश की शादी करके बहुत बड़ी गलती की। जा यहाँ से, हमारे पास तुझे बिठाकर खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। प्रतीश ये सब सुनता था, लेकिन चुप रहता था। उसकी चुप्पी तरु के लिए सबसे बड़ा तमाचा थी। एक रात तरु ने अपना सूटकेस उठाया और रोते हुए मायके का रास्ता पकड़ लिया। हरिप्रसाद जी ने दरवाजा खोला। सामने सूजी आंखों वाली तरु को देखकर उनका दिल भर आया। बेटी, अंदर आ। बाबूजी,
मैं हार गई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तरु फूट फूट कर रोने लगी। हरि प्रसाद जी ने उसे गले लगाया। बाप के घर में हारी हुई बेटी को भी जगह मिलती है। उन्होंने कमली को फोन किया। कमली रात को ही आ गई। तरु को देखते ही कमली का दिल भर आया। तरु उठी और कमली के पैर पकड़। दीदी माफ कर दे, मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, तेरी मिट्टी का मजाक उड़ाया, लेकिन उस मिट्टी में जो खुशबू है वो मुझे कभी नसीब नहीं हुई। मेरे साथ जो हुआ वो मेरे अपने कर्मों का फल है। कमली ने उसे उठाया। पगली, बहनें माफी नहीं मांगती, बहनें एक दूसरे को थामती हैं। चल अब रोना बंद कर। अगले दिन कमली ने देवाशीष से बात की। तरु को कुछ काम चाहिए, कुछ ऐसा जो उसे जिंदगी में वापस खड़ा कर दे। देवाशीष बोला, हमारी नर्सरी में बिक्री और ग्राहकों से बात करने के लिए किसी की जरूरत है। तरु शहर को समझती है, लोगों से बात कर सकती है। तरु ने पहले दिन नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन काम शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि इस मिट्टी में, इन पौधों में, इस मेहनत में एक सुकून था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। 3 महीने बाद तरु ने खुद एक राय दी। दीदी, हम त्योहारों पर पौधों के साथ हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तन बेचें, लोगों को जरूर पसंद आएगा। कमली की आंखें चमक उठी। ये तो कमाल का सोच है। उन दोनों ने मिलकर मिट्टी की खुशबू नाम से एक छोटा सा काम शुरू किया। देखते देखते उनका नाम पूरे शहर में फैल गया। कुछ महीनों बाद प्रतीश वापस आया और बोला, तरंगिनी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूँ। तरु ने शांत आवाज में कहा, प्रतीश, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम चुप रहे। उस चुप्पी ने मुझे तोड़ा जरूर, लेकिन उसी टूटने से मैं बनी भी हूँ। अब मैं वो तरु नहीं जो सिर्फ चमक देखती थी। प्रतीश चला गया। कुछ वक्त बाद हरि प्रसाद जी ने तरु के लिए रश्भ का रिश्ता लाया, एक शांत, मेहनती और ईमानदार इंसान। तरु ने इस बार आंखें मूंद कर हाँ नहीं किया। उसने रश्भ को समझा, परखा और फिर हाँ कहा। शादी छोटी थी, सादी थी, लेकिन उसमें एक गर्मजोशी थी जो पहले कभी नहीं थी। दोस्तों, चमक हमेशा सच्चाई नहीं होती। जो जमीन से जुड़ा होता है वही असल में मजबूत होता है। घमंड एक दिन टूटता ज़रूर है, लेकिन अगर उस टूटन से हम कुछ सीख लें तो वही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। मिट्टी की खुशबू कभी झूठी नहीं होती, बस उसे महसूस करने के लिए दिल साफ होना चाहिए।